व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूजा बापना और आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इन बैंकिंग हिस्ट्री। हम इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जो भी मेरी नई नई वीडियोज आएगी ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे चैनल पर आपको मैनेजमेंट, बैंकिंग और बीएसटी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है बैंकिंग हिस्ट्री। आप सभी इन जो आसपास अपने ये सारे बैंक्स को अभी देख रहे होंगे, लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन बैंक जिसे हम पहले इलाहाबाद बैंक कहते थे, और इवन आरबीआई, इट्स कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंकों से बैंक जो है ना, इनको क्यों लाया गया और ये क्यों आए? और इन सभी बैंकों से पहले क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काम कर रही थी। और इन बैंकों को क्यों लाया गया, इसके पीछे भी एक अच्छी चैलेंजिंग स्टोरी है। हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जब हमारे इंडिया में आई थी तो अपने आप में एक ट्रेडिंग कंपनी थी। वो ये काम करती थी, हमारे इंडिया में आके लोकल मार्केट से, लोकल मर्चेंट्स के थ्रू सामान और गुड्स को परचेज करती थी और अपनी कंट्री में ले जाके उसको सेल करती थी। तो उसका ये काम करने का तरीका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई, उसने लोकल मार्केट से कॉटन, स्पीसेस और बहुत सारे गुड्स को परचेज करती थी और अपने थ्रू कहाँ लेके जाती थी, अपनी कंट्री में, जहां पे उसको क्या होता था, अच्छे से अच्छा हायर रेट में उसे सेल करती थी। ये प्रक्रिया वो यूज करती रही, बट क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक और उसको काफी चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। अब चैलेंजेस उसको क्यों फेस करने पड़े? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो हमारे इंडियन कंट्री से डिफरेंट था। तो उसके लिए बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजेस थे और उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ती थी कि लोकल मार्केट्स में मर्चेंट्स को ढूंढना और उसको गुड डील में नेगोशिएट करके परचेज करना। और उसमें क्या होता था, जो अपना लोकल मार्केट होता था ना, उस इंटीरियर को सर्च करना, वो गली गली में मार्केट्स होते थे, तो छोटी छोटी गली में एक अच्छा सा लोकल मर्चेंट ढूंढना और उससे बाय करना नेगोशिएट प्राइस में और अपने देश लेके जाना, उसके लिए बहुत चैलेंजेस के कम नहीं था। बट इस चैलेंजेस को फेस करते करते उसने इसका रिजॉल्व किया। उसने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एजेंसी हाउसेस को लाया। एजेंसी हाउसेस को लाने से उसका फायदा क्या हुआ, उसने जहां पे जो एजेंसी हाउसेस थे वो कौन थे, लाला, सेठ, ये एजेंसी हाउसेस थे। उनके पास क्या होता था, नॉलेज होता था, पैसा होता था, लोकल कस्टम्स को वो जानते थे, लोकल मार्केट्स को जानते थे, लोकल लैंग्वेजेस को वो जानते थे। तो वो क्या करते थे, अच्छे से नेगोशिएट और फेवरेबल डील कर लेते थे अपनी कंपनी से। तो उन्होंने क्या किया, उस एजेंसी हाउसेस ने क्या किया, लोकल मर्चेंट से डीलिंग करना शुरू किया। तो लोकल मार्केट से लोकल मर्चेंट सामान लेके आते थे, एजेंसी हाउसेस को देते थे और एजेंसी हाउसेस उन्हीं सामानों को क्या करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के फैक्ट्री में रख देती थी। उसी फैक्ट्री, उसी गोडाउन या उसी को फैक्ट्री कहते थे, वहां रख देती थी, जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस सामान को लेकर अपनी कंट्री में सेल करती थी और काफी अच्छी ट्रेड करी थी और काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करी थी। ऐसे होने से क्या हुआ, उसका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो ट्रेड है, वो इंक्रीज होने लगा। और जैसे जैसे इंक्रीज होने लगा वहां पे एक चेन क्रिएट हो गई। वो लोकल मार्केट से गुड्स को परचेज करते थे लोकल मर्चेंट्स, और लोकल मर्चेंट्स किसे देते थे, एजेंसी हाउसेस को, और एजेंसी हाउस देते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस फैक्ट्री से अपनी कंट्री में गुड्स ले जाती थी और हायर रेट में सेल कर रही थी और उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी प्रॉफिट अर्न होने लगा। अब ये ऐसा तो चलता रहा, अच्छा प्रोसेस में था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई, मोर गुड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज्यादा गुड्स चाहिए। तो उसने एजेंसी हाउसेस को बोला मुझे ज्यादा से ज्यादा गुड्स लाके दो, अगर आप नहीं लाके देते हो तो हम नए एजेंसी हाउसेस बना देते हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसी हुई। तो एजेंसी हाउसेस ने क्या किया, लोकल मर्चेंट्स को प्रेशराइज किया, आई नीड मोर गुड्स, आई नीड मोर गुड्स। तो उससे अगर लोकल मर्चेंट कैसे लाएंगे गुड्स खरीदने के लिए, उन्हें फंड्स चाहिए होता है, बट मोर फंड्स कहाँ से आएंगे उनके पास, तो उनके पास फंड्स की शॉर्टेज थी। तो फिर इसने क्या किया, एजेंसी हाउसेस ने इसको रिजॉल्व किया और लोकल मर्चेंट्स को एडवांस में पेमेंट देना शुरू किया। अब इससे नुकसान तो किसी का था ही नहीं, यहाँ पे इनको ज्यादा गुड्स मिलने लगे और लोकल मर्चेंट्स को भी फंड मिलने लगा, तो वो एडवांस में गुड्स को परचेज करने लगे और इतना अच्छा कमीशन अर्न करने लगे। बट इसमें लिमिटेशन एक ही थी कि एजेंसी हाउसेस के पास फंड्स लिमिटेड थे। अब फंड्स कहाँ से आएंगे,
तो एजेंसी हाउसेस ने क्या किया, जनरल पब्लिक को बोला कि आप अपने फंड्स मेरे पास डिपॉजिट करें, मैं आपको उस पे इंटरेस्ट दूंगा। और इसी पैसों को क्या किया, लोकल मर्चेंट को बोला मैं आपको शॉर्ट टर्म लोन दूंगा जिसपे आपको कुछ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो लोकल मर्चेंट ने मना नहीं किया, उन्होंने बोला इसमें भी उसका बेनिफिट था और वो हैप्पीली वर्क कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें फंड्स मिल रहा था। उनके पास ज्यादा फंड्स होगा तो वो लोकल मार्केट से ज्यादा सामान परचेस करेंगे और आगे बेचेंगे, आगे ट्रेड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका कमीशन इंक्रीज होगा। तो इनसे क्या हुआ, जनरल पब्लिक को बोला कि हम आपके पैसों की सेफ्टी देते हैं, आप जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट करेंगे हम आपको उस पे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। बट एजेंसी हाउसेस ने बोला, ये सोचा कि मैं जो इनको इंटरेस्ट दूंगा वो कम होना चाहिए मेरे लोन के इंटरेस्ट से, क्योंकि लोन से ज्यादा आएगा। तो यहाँ वो क्या करने लगा, एज अ बैंकिंग, अगर आप सोचोगे एज अ बैंक काम करने लगा। क्योंकि बैंक क्या करते हैं, पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट्स करते हैं और उसी को आगे क्या करते हैं, लोन के लिए जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसे लोन देते हैं। तो सेम वही, और सेफ्टी भी देते। तो ये एजेंसी हाउसेस ने एज अ बैंक वर्क करना शुरू किया। जैसे जैसे एजेंसी हाउसेस ने बैंक की तरह काम करना शुरू किया, उससे क्या हुआ, वो बहुत पैसा कमाने लगा। और ये चीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाई देने लगी। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे देखा तो उसने भी अपने को ये सोचा कि मुझे भी बैंक लाने पड़ेंगे। तो उसने तीन बैंक लेके आया जो प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाने जाते हैं, और तीनों बैंक अलग अलग आए थे। 1806 में वो बैंक ऑफ बंगाल को लेके आया था, 1840 में वो बैंक ऑफ बॉम्बे को लेके आया था, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को लेके आया था। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। फिर प्रेसिडेंसी बैंक भी लेके आ गए, एजेंसी हाउसेस भी बैंक की तरह काम करने लगे। तो इनमें क्या हो गया, एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। अब डायरेक्ट कंपटीशन एजेंसी हाउसेस प्रेसिडेंसी बैंक से कर रहे थे, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि प्रेसिडेंसी बैंक अपने आप में बहुत बड़ा बैंक था, काफी कैपिटल था, काफी फंड था। वही चीज एजेंसी हाउसेस के पास नहीं थी। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, कुछ एजेंसी हाउसेस क्लोज हो गए, कुछ ने सोचा कि मैं बड़े बैंकों से हाथ मिला लेता हूं तो आगे बढ़ जाऊंगा, वो भी क्लोज हो गए। और फिर जो रिमेनिंग एजेंसी हाउसेस बचे थे तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसी बैंकों के साथ मिलकर काम करने लग गए। और वो जो एजेंसी हाउसेस जो रिमेनिंग बचे वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए हमारे प्रेसिडेंसी बैंक्स के। ठीक है, बट ये प्रेसिडेंसी बैंक्स आए थे 1806 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी। उससे पहले भी हमारे इंडियन में ये पहले भी हमारे बैंक्स रनिंग में थे। 1683 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे मद्रास बैंक को लेके आई थी, जो आज की तारीख में हमारे मतलब आज की तारीख में तो क्या वो बैंक क्या हो गया, बैंक ऑफ मद्रास में मर्ज हो गया। उसके बाद 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था, जो फर्स्ट बैंक था जो पेपर करेंसी नोट्स को इंडिया में लेकर और इशू करने के लिए लेके आया था। बट ये प्रॉब्लम्स खत्म हुई नहीं। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने इसे टेक ओवर कर दिया 1858 के अंदर। और नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर ही 1860 में एक लॉ पास हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860। इसका जो मेन मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो ये था कि हम प्रमोट कर सके हमारे इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज को। और इनडायरेक्टली मैं बात करूं, वो ये चाहते थे कि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है उनको इनडायरेक्टली उन्होंने इजाजत दे दी थी कि वो बैंक्स ओपन कर सकते हैं। तभी बैंक ऑफ इलाहाबाद, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आए। और यहाँ आपको एक बात और जाननी चाहिए कि जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब नेशनल बैंक के एक फाउंडिंग मेंबर थे 1894 के अंदर। अब ये चलता रहा। फिर उसके बाद हमारे वर्ल्ड वॉर आया फर्स्ट 1914 से 1919 में, जब इंडियन इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम हुई, काफी बैंक्स बंद हो गए। और उसके बाद क्या था, जैसे 1860 में 3 मैंने नाम बताया, और भी काफी बैंक्स आए थे। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ गया था, जिसमें इंडियन इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम्स हुई, काफी इकोनॉमी में इफेक्ट आया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्गर एक बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, जो उनके तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उन्हें मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। अब मर्ज करने से बेनिफिट क्या हुआ, जो उनकी एसेट्स थी वो स्ट्रांग हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो गई, क्योंकि तीनों बैंक्स की जो एसेट्स थी वो आ गई, प्लस उनके जो सारे कस्टमर्स थे वो आ गए। तो क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस क्या हो गए, यहाँ पे जो ऑपरेशंस के पार्ट है वहां पे लोगों की जरूरत भी कम पड़ने लगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम होगी तो वो सेम एक ही बार करनी पड़ेगी। तो इससे बेनिफिट्स काफी हुआ। फिर हमारे इंडियन इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन टाइम पीरियड आया, जिसके अंदर काफी बैंक्स फेल हो गए।
वो बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए और यहाँ उनको ऐसा लगा कि हमारे को एक एक्ट की बहुत आवश्यकता है जो पर्टिकुलरली बैंकिंग सिस्टम में वेल रेगुलेटेड हो। तभी 1934 में हम आरबीआई के एक्ट को लॉन्च किया 1934 में, और 1935 में हमने आरबीआई को एज अ सेंट्रल बैंक ले लिया और इसमें 1935 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया। और आरबीआई को लाए थे तो आरबीआई क्या हो गया, एक सेंट्रल बैंक हो गया, जिसमें क्या हो गया, उसको ये बोला गया कि आपको इंडिया की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना है। और इसका हेडक्वार्टर उस टाइम कैलकाटा था और इसका मेजरली वर्क था कि वो पावर थी उसके पास, वो करेंसी को इश्यू करे और रेगुलेट करे। इससे पहले जो करेंसी को इश्यू और रेगुलेट करे थे वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थे। तभी 1927 में इंडियन करेंसी जो कमिटी थी उन्होंने भी बोला था कि हमारे को इंडिया में एक सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है जो इसको इश्यू और रेगुलेट कर सके। तो उसके बाद 1934 से 1935 के दौरान वो कमेटी आई गई जिसने पूरा बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज किया, रेगुलेट किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मैनेज करने लगी। और उस टाइम जब आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक आई थी तब वो जनरल पब्लिक के पैसों को भी एक्सेप्ट करती थी, बट ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब काम नहीं करता है, पहले करता था। पर ये यहाँ पे तो हो गया, बट एक चैलेंज और भी था आरबीआई के साथ। आरबीआई को जब इन्होंने सेंट्रल बैंक लॉन्च किया था या सेंट्रल बैंक घोषित किया था, ये एक ऐसा सेंट्रल बैंक था जो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा सेंट्रल बैंक था आरबीआई जो फुल्ली प्राइवेट ओन्ड था। जो हम ब्रिटेन में भी बात करें तो ब्रिटेन में भी जो सेंट्रल बैंक है वो भी गवर्नमेंट बॉडी था। तो क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में आरबीआई को जब लॉन्च किया एज अ सेंट्रल बैंक, क्यों प्राइवेटली ओन को सेंट्रल बैंक बनाया गया, इसका जो क्वेश्चन मार्क है, इसके आंसर जो है हमें नेक्स्ट पार्ट 2 में हम फॉलो करेंगे या इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।